स्वागत है कल से आगे। और जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट रेडियस हम लोगों को प्राप्त हुई थी आर एन की वैल्यू अगर कही जाए तो यह आया था 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन के लिए ये किसी भी एनवी कक्षा के लिए त्रिज्या का समीकरण हमको प्राप्त हुआ था। और इसके द्वारा हमने जैसे बताया था कि पर्टिकुलर अगर आप हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 रखेंगे और n इक्वल्स टू, अगर पहली कक्षा के लिए अगर मान निकाला जाए तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल्स टू 1 रखें और n इक्वल्स टू अगर 1 आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर जो R1 यानी हाइड्रोजन की पहली कक्षा की जो रेडियस आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.529 इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये वाला जो मान है या R1 को हम कहते हैं बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं इसको, क्योंकि मिस्टर बोहर ने किया था तो उनके सम्मान में उनके रिगार्डिंग में इसको हम बोहर त्रिज्या या बोहर रेडियस भी कहते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे थोड़ा सा और फोकस करना है काफ़ी विस्तार से। जैसे कोई भी फॉर्मूला या सूत्र लिया जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है कि उस फॉर्मूले के द्वारा क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इसके द्वारा अगर इस फॉर्मूले पे आप फोकस करें तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो n है और आर एन का स्क्वायर है, यानी पहला पॉइंट मैं कंसीडर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आर एन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बोहर त्रिज्या की बात की जाए, किसी भी कक्षा की बात की जाए तो ये वाली जो त्रिज्या है उसकी क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो n बराबर 1 करेंगे तो यहाँ पर जो R1 का मान आपको मिलेगा वो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 आपको मिल रहा है। n इक्वल्स टू 2 की अगर बात करें, n बराबर 2 जब मान रखेंगे तो यहाँ पर R2 का मान आपको 4 मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से तीसरी कक्षा की बात करी जाए तो n इक्वल्स टू 3 लें तो R3 का मान आपको 9 मिलेगा। n इक्वल्स टू 4 की बात करें तो यहाँ पर R4 का मान आपको 16 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अगर इन त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बोहर त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या क्या मिलती जाएंगी आपको 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। तो इस तरह के ये मान आपको इस कंसीडर में इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि यहाँ पर तो चलिए इसने रिलेशन बताया है त्रिज्या के केस में। अगर पूछा जाता आपसे कि अगर क्षेत्रफल के साथ में क्या संबंध है तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है उसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा। तो जैसे बताया कि एरिया होगा और क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में वो घूम रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे और आर की जगह पर आर एन कर लेते ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अब आर एन का मान यही वाला प्रेस करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पर मिलेगा पाई, जिसको सभी लोग जानते हो 3.14 या 22/7। ठीक है, ये वैल्यू आपकी पाई की होगी और आर एन की जो वैल्यू लगाएंगे उसमें ठीक वही मान आपको मिलेगा कि 529 का होल स्क्वायर और यहाँ पर n की पावर 4 आई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, n की पावर 4 अपॉन z की पावर। ठीक है, तो n की पावर 4 और z की पावर 2 आपको यहाँ पर ये मिलेगा। बात करें हम लोग एरिया और क्वांटम संख्या के बारे में, तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल और क्वांटम संख्या n के बारे में अगर कभी आपसे रिलेशन जानना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर n की पावर 4 चलेगा। तो जिस वृत्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका क्षेत्रफल क्वांटम संख्या की पावर 4 के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई, इसके साथ ही साथ z की वैल्यू आपको बताई दिया गया कि z का मान इक्वल टू 1 होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे उसकी वेलोसिटी के बारे में या कक्षीय वेग के बारे में। तो कक्षीय वेग का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसमें उसकी चाल क्या है, उसमें उसकी चाल क्या है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि अगर r त्रिज्या के कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो आर एन का मान तो यहाँ से आपने निकाल लिया। अब बात आती है कि जिस वेलोसिटी से वो उस परिक्रमा कर रहा है उसका मान हमको निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए हम अगेन इसमें वही सब चीज़ें लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से या v कक्षीय वेग से आर एन त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है और
तब कोणीय संवेग यानी mvr, ठीक है, यहाँ पर आप mvr लगाएंगे वही nh/2π। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। और अब क्योंकि विशेष रूप से हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर, तो वेलोसिटी को छोड़ के जो द्रव्यमान आ रहा है और जो त्रिज्या आपको यहाँ पर मिल रही है उसको आप इस तरफ ले जाइए। तो यहाँ पर nवें पार्टिकल nवीं क्वांटम संख्या के लिए हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा v की जगह पर vn ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमने n को दिखाया है क्वांटम संख्या के रूप में। तो m और r को भी नीचे ले जाएं, तो यहाँ पर हो जाए आपके पास में nh/2π और m नीचे आएगा। इसी के साथ में 1 यहाँ पर r की जगह पर rn लिख लीजिए, ठीक है। अब इस पहले वाले भाग में जहाँ पर हमने rn की वैल्यू निकाली है, वहाँ से rn का मान यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप देखते हैं कि rn का मान यहाँ पर लगाएंगे और उसके द्वारा vn का मान हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो rn का मान है, rn की वैल्यू जो है, थोड़ा सा और ऊपर फोकस करो, rn की जो वैल्यू है ε0 n² h² π mz e², इस मान को हम लगाएंगे वेलोसिटी वाली यानी कक्षीय वेग के सूत्र में। उसकी वैल्यू से आपके पास में nh/2π m × rn, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि rn का मान लगाना है, तो यहाँ पर हम इस rn की वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। तो आप इसकी वैल्यू को लिखने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपने लिखी ε0 n² h² और जो अपॉन में आएगा वो ऊपर आप पहुंचा दीजिए π m z e²। ये वैल्यू आपको प्राप्त है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ चीज़ अगर कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर लीजिएगा, n से एक n कैंसिल होगा, h से एक h कैंसिल होगा, ठीक है। और m से m कैंसिल कीजिएगा। जो मेन रूप से आपके पास बच रहा है उसको देख लें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा vn, बाकी जो बचा पाई आपके पास में मिला 3.14। z का मान z की जगह z ही लिखा रहने दें, बाकी इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर, z लिख दीजिए साइड में, अपॉन जो बच रहा है 2 पाई का मान अगेन 3.14, इसको आप चाहते तो काट सकते थे, ठीक है। ε0 का मान 8.86 × 10⁻⁻12 इंटू n को भी ना डिस्टर्ब कीजिएगा, n की जगह n ले लीजिएगा, और h आपका प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, ठीक है। तो अब जब आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स यानी प्रकाश के पदों में अगर इसका मान निकालना चाहें, तो ये मान लगभग आपको प्राप्त होता है c/137, कुछ इस तरीके का मान 137 मिलता है। और साथ में आपको मिलता है यहाँ पर जो z बचा हुआ है वो है, और साथ में n, ओके। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप z = 1 प्लेस करते हो और पहली क्वांटम संख्या में अगर चाह रहे हैं कि उसका वेग कितना है, वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर दोनों ही मान आपको मिल जाते हैं। अगर पहली चीज़ को अगर आप देखें कि z का मान vn के समानुपाती है, ठीक है ना, उसी तरह से जैसे पहले फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन किया था कि उससे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो vn का मान z के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि z का मान जैसे जैसे ज़्यादा होगा उसके ऑर्बिटल में जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक उसी तरह से इसको देखिएगा, n इसके व्युत्क्रमानुपाती है, vn इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, ठीक है। तो 1/n का क्या मतलब है कि n का मान जैसे जैसे ज़्यादा होगा, n का मान जैसे जैसे ज़्यादा होगा v का मान उतना कम होगा। इसका मतलब ये होगा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, n का मान कम हो गया तो v की मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा कि vn का मान किस किस तरीके से z के ऊपर डिपेंड करेगा और n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में।